बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना एक कोर्स जो कि रिगार्डिंग PLC एंड SCADA सिस्टम है, और कुछ क्लासेस तो हम ऑलरेडी S7-200 पे कर चुके हैं, लेकिन जो टूल्स हैं इसके आज हम उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ इस क्लास में देंगे कि किस तरह से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी जो ऑटोमेशन टास्क है उसे कंप्लीट कर सकते हैं या अपनी लर्निंग को हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड हो रहे हैं उसी लिहाज से मुख्तलिफ आपको सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। उसका कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं इस सेशन में आपको करवाऊँगा कि हम किस तरह से उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अपने ऑटोमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें जैसे हमारे पास PLC सॉफ्टवेयर्स प्रोग्रामिंग के थे, जैसे माइक्रो WinPLC का सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इसी तरह अब जो PLCs आ रही हैं वो S7 सीमेंस की जो आ रही हैं वो S7-300, 400, S7-1200 एंड 1500 PLCs हैं, और उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट है माइक्रो विन से। उसके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर TIA के नाम से, पोर्टल वर्जन 13 के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सीमेंस का अभी 2011 में इन्होंने फर्स्ट वर्जन TIA का मार्केट में लॉन्च किया था। इससे पहले जो जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो सारे 2010 तक वो टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन नहीं थे। उसमें हर सॉफ्टवेयर अलग था, PLC प्रोग्रामिंग अलग होती थी, कम्युनिकेशन अलग होती थी, उसमें ट्यूनिंग अलग है, और इसके अलावा सिमुलेटर उसका अलग था। इसमें इन्होंने 6 डिफरेंट टास्क एक ही सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर दिए, इसलिए इसने नाम दिया टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइसेस एंड नेटवर्क, PLC प्रोग्रामिंग, मोशन एंड टेक्नोलॉजी है, ड्राइव्स हैं, विजुअलाइजेशन है और ऑनलाइन डायग्नोस्टिक है। ये सारे जो टास्क हैं इन्होंने 6 के 6 एक ही सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर दिए, लिहाजा इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। और इसके अलावा इसका जो इंटरफेस है वो भी बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर जो इनके प्रीवियस वर्जन थे उससे बहुत डिफरेंट है ये। इसमें अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट या कोई ओपन प्रोजेक्ट करते हैं प्रीवियस अपना, या माइग्रेट प्रोजेक्ट के प्रीवियस किसी S7-200 से या S7-300 या S7-1200 में अपना प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं तो माइग्रेट भी कर सकते हैं आप उसमें। इसमें अगर हम कोई करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे इसमें प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि class 1 _ S7 _ 300, तो क्लास 1 का 300 का प्रोजेक्ट अगर हमने यहाँ पर करना है, क्योंकि इसमें जो सिमुलेटर है बेसिकली वो दिया हुआ है S7-300, S7-1500 का दिया हुआ है और S7-400 का दिया हुआ है। S7-1200 का सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में उन्होंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, और इस प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे उसकी जो फाइल है अल्टीमेटली वो डाउन करेंगे किसी न किसी हार्डवेयर में। हार्डवेयर के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस का आइडिया होना चाहिए, किस डिवाइस पे हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम PLC प्रोग्राम राइट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अगर हम PLC प्रोग्राम राइट करने का कहेंगे भी इसे राइट अ PLC प्रोग्राम, तो ये इन एनी केस हमसे ये डिमांड करेगा कि पहले आप डिवाइस कन्फिगर करें। अगर आप डिवाइस कन्फिगर करने इस मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ ये आपसे पूछता है कि शो ऑल डिवाइसेस, कोई डिवाइसेस पहले से लगी हुई हैं आपके नेटवर्क पे, क्योंकि ये सारा नेटवर्क बेस्ड है, और TCP/IP पे सारे अब CPUs और आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह TCP/IP पे होती है। अगर आपके TCP/IP नेटवर्क पे बहुत और भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो आपको शो कर देगा कि कितने डिवाइसेस यहाँ मौजूद हैं। अगर नहीं है तो वो ये एम्प्टी सेशन आ गया आपके पास, और वैसे भी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है हमारे पास क्योंकि इथरनेट केबल नहीं लगी हुई है हमारे पास, लिहाजा ये आपको कोई डिवाइस यहाँ नहीं बता रहा। ऐड अ न्यू डिवाइस जब हम करते हैं इसमें तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास, जिसमें कंट्रोलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, HMI का ऑप्शन, PC सिस्टम का ऑप्शन। HMI का मतलब है इसके पास अपने HMI पैनल्स हैं सीमेंस के, उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे फ्यूचर में। एंड PC सिस्टम्स, इसका मतलब है आपके पास कोई अपना PC है, लैपटॉप है, उस पर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। ड्राइव्स कन्फिगर करनी है तो वो कैसे करेंगे। अगर हम कंट्रोलर्स में देखें
तो कंट्रोलर्स में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज़ S7-200, S7-1500, S7-300, S7-400 एंड सिमेटिक 200 CPU और डिवाइस प्रॉक्सी मुख्तलिफ कंट्रोलर्स आप सेट कर सकते हैं। HMI में आएंगे तो आपके पास बेसिक पैनल है सीमेंस का, फिर सिमेटिक पैनल है, सिमेटिक कंफर्ट पैनल्स हैं, मुख्तलिफ पैनल्स हैं। अगर हम पैनल्स को देखें तो हमें मुख्तलिफ साइज़ के डिस्प्ले नज़र आएंगे, जो कि 3 इंच से लेकर 15 इंच तक के डिस्प्लेस मौजूद हैं। और इस डिस्प्ले को अगर आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से कोई, तो डिस्प्ले का मॉडल आपके पास आ जाएगा, जो आप अपने सिस्टम में जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसका आपके पास यहाँ पर ये बता देगा कि उसका क्या मॉडल नंबर है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जैसे ये एक सिलेक्ट किया हमने तो यहाँ इसने बता दिया कि ये 10 इंच का TFT जो है ये पैनल है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1024 है और 768 पिक्सल है, 256 कलर्स है, टच स्क्रीन है और ये प्रॉफीनेट पे कनेक्ट कर सकते हैं इसको आप, यानी एक ही CPU के साथ मल्टीपल डिस्प्लेस भी अब हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह HMI सेलेक्ट कर सकते हैं आप डिफरेंट। दैन PC सिस्टम में चले जाएँ तो आपके पास PC जनरल है, दैन इंडस्ट्रियल PC है, फिर सिमेटिक S7 एम्बेडेड कंट्रोलर्स हैं। ये सारी जो भी आपने कंट्रोल करना है इसके साथ वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दैन गो फॉर द ड्राइव, तो मुख्तलिफ सीमेंस की जो ड्राइव्स हैं उसकी कन्फिग्रेशन भी यहाँ पर दी हुई है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। फ़र्स्ट अगर हम देखें कि ऐसे S7-300 का हमने प्रोजेक्ट डेवलप करना था और हम CPUs में चले जाएँ इसके S7-300 के, तो मुख्तलिफ CPUs हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। इन CPUs में आप कोई भी CPU यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से सिलेक्ट किया है। जैसे ये CPU है, इसकी वर्क मेमोरी 32 KB है और 0.2 मिलीसेकंड पर 1000 इंस्ट्रक्शंस ये इसकी स्पीड है। MPI इंटरफेस है और सिंगल टायर कन्फिग्रेशन है, अप टू 8 मॉड्यूल, S7 कम्युनिकेशन और लोडेबल फ्लो। इसके जो ब्लॉक हैं, फंक्शन ब्लॉक्स हैं और फंक्शन कॉल्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो डिफरेंट यहाँ पर दिया हुआ कि कर सकता है। इससे दूसरे CPUs को देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आप S7 इसमें आ जाएंगे, CPU 312 में आएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि इसमें बिल्ट इन मॉड्यूल दिया हुआ है। इसमें जो है कोई बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं था, डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए कोई मॉड्यूल, एनालॉग के लिए कोई मॉड्यूल नहीं था। लेकिन इसमें अगर आप आएँ तो यहाँ देखें इसने लिखा हुआ है कि इसमें डिजिटल इनपुट 10 हैं और डिजिटल आउटपुट 6 हैं इसके अंदर, और इसके बाद 2 पल्स आउटपुट्स हैं इसके पास। इसी तरह हाई स्पीड चैनल्स इसके पास मौजूद हैं जो कि मेजर कर सकते हैं 10 kHz तक की फ्रीक्वेंसी। तो हर CPU की अपनी अपनी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्पीड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी में बिल्ट इन IOs मौजूद हैं, जैसे इसमें बिल्ट इन IOs आप देख सकते हैं कि वही है, लेकिन इसकी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि मॉड्यूल हम चले जाते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 315-2 और प्रॉफीनेट और डिस्ट्रीब्यूटेड पैराफेरल्स में इसके CPUs को देखेंगे तो यहाँ पर आपको वर्क मेमोरी इसकी 256 kbps है और 0.1 मिलीसेकंड पर 1000 इंस्ट्रक्शंस ये आपकी स्पीड है इसकी। प्रॉफीनेट पे इसमें भी कोई IOs एज सच यहाँ मौजूद नहीं है। और इसमें देखें इंटरफेस आपके पास 2 टाइप के इंटरफेस आ जाते हैं। इसमें इंटरफेस में एक TCP/IP इंटरफेस भी मौजूद है और MPI इंटरफेस भी मौजूद है। इसी तरह इसमें भी TCP/IP मौजूद है और मुख्तलिफ इंटरफेस जैसे TCP/IP और एक ईथरनेट का, दोनों का इंटरफेस मौजूद है इसके पास। तो हर CPU की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा CPU मेरी एप्लीकेशन के लिए सूट करेगा। अगर हम इस CPU को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं कोई डिजिटल IO नहीं है और इसे ऐड करते हैं हम अपने सिस्टम में कि हम इस पर प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं और उसको सिमुलेट करके देखना चाह रहे हैं, तो इसकी बेस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें 32 मॉड्यूल्स जो हैं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल इन, डिजिटल आउट, एनालॉग इन, एनालॉग आउट और इसके अलावा कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ अप टू 32 मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। जब ये इसमें ऐड हो जाएगा फिर हमारे पास एक और स्क्रीन अवेलेबल होगा और वो स्क्रीन होगा प्रोजेक्ट व्यू का, जिसमें हम देख सकेंगे कि इस CPU के साथ हम क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक रैक है, उस रैक में फर्स्ट CPU आ गया आपके पास, और इस CPU को अगर हम देखें नेटवर्क व्यू में जाके तो उसके साथ नेटवर्किंग किसी चीज़ की भी अभी नहीं हुई है। इस टोपोलॉजी व्यू में जाएँ तो इसकी टोपोलॉजी में आपको कोई चीज़ अभी नज़र नहीं आएगी। डिवाइस व्यू में चले जाएँ तो यहाँ आपके पास डिवाइस व्यू मौजूद है।
इस डिवाइस व्यू को आप इनलार्ज करके देख लें तो आपको CPU यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कि इसकी ये पोर्ट जो है इसको करेंगे तो ये बेसिकली MPI है, और ये ईथरनेट एड्रेस इसके देखना चाहते हैं आप तो ईथरनेट एड्रेस में चले जाएं तो ये बता देगा इसका ईथरनेट एड्रेस 192.168.1.0.1 है। आप इसे चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर PLC एड्रेस, जो भी आपका उसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको देखने के लिए कि अगर आपके पास कोई डिवाइस कनेक्ट होती है ऑलरेडी ऐसा, तो इस तरह की डिवाइस रियल वर्ल्ड में कनेक्ट होती है अगर आपके पास, तो आप यहाँ से ऑनलाइन में जाते हैं और ऑनलाइन में जाके इसे कहते हैं कि एक्सेसिबल डिवाइसेस जितनी भी हैं वो बताए कि कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क से जाकर सर्च करके आपको बताया था कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड हैं और उनकी बेसिकली जो IP एड्रेसेस हैं वो क्या है, वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको चेंज कर लें कि जो डिवाइस जिसको प्रोग्राम करना है उसका एड्रेस यहाँ दे दें। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसको चाहें कि कुछ मॉड्यूल्स ऐड करें, जिसमें कि डिजिटल इनपुट मॉड्यूल हैं, डिजिटल इनपुट जो हैं वो 16 हैं, 24 वोल्ट के मॉड्यूल्स हैं, उसके नंबर्स मुख्तलिफ दिए हुए हैं। जब ये सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मॉड्यूल यहाँ आपके पास ये बताया था किस जगह पे आप प्लेस करना चाहते हैं, किस रैक में आप इसे लगाना चाहते हैं। तो डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल फॉर इनपुट मॉड्यूल में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लेस कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स हैं जो कि डिजिटल आउटपुट 8 है, देन डिजिटल आउटपुट 16 है, 24 वोल्ट के 0.5 एम्पियर का मॉड्यूल है। इसको अगर यहाँ प्लेस करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरह से आप अप टू डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं इसके साथ, जैसा उसने बताया था कि 22 मॉड्यूल हैं, 23 मॉड्यूल्स हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास अब कन्फिग्रेशन डिजिटल इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है 16x24 वोल्ट DC, यानी इसकी इनपुट जो है 24 वोल्ट DC है। और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है, ये भी DC आउट करता है। इसे आप जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके जो एड्रेसेस हैं आप देखें यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा और जूम इसे कर लें तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं इन मॉड्यूल्स के बाय डिफ़ॉल्ट वो है डिजिटल आउटपुट 4.0 और डिजिटल इनपुट 0.0, डिजिटल इनपुट 0.1, डिजिटल इनपुट 0.2, 0.34, लेकिन डिजिटल आउटपुट का जो एड्रेस है वो दैट इज़ डिफरेंट है, यानी उसका जो बाइट एड्रेस है वो 4 से शुरू हो रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं CPU को, इसको सिलेक्ट कर लें अगर डिजिटल इनपुट को, तो यहाँ पर IO एड्रेस आ जाता है वापस। यहाँ IO एड्रेस में कह रहा है स्टार्ट एड्रेस का 0 है, यानी 0 बाइट से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है ये 1, यानी 0.0 से लेके इनपुट 0.0 से लेके इनपुट 0.7 तक, एंड देन फिर इनपुट 1.0 से लेके इनपुट 1.7 तक, तो एंड एड्रेस है 1.7 इसका। इसी तरह से जब हम सिलेक्ट करते हैं डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल को तो इसके IO एड्रेस स्टार्ट हो रहे हैं 4 से। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप इसे कर दें फॉर एग्जांपल 0 करके एंटर कर दें तो ऑटोमेटिकली ये सब चेंज हो गए। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मॉड्यूल्स के एड्रेसेस को, और कहीं अगर एड्रेस क्लैश होगा तो वो बता देगा कि ये एड्रेस क्लैश हो रहा है, या आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से फिर एनालॉग में आ जाते हैं। आपको एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। एनालॉग इन 2 है 12 बिट का, एनालॉग इन 8 है 12 बिट का। अगर मैं एनालॉग इन यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे मुझे बता देगा किस स्पेस पे मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ उठा के इसे मूव करवा दूँ तो यहाँ पर एनालॉग सेलेक्ट हो गया। अब इसे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका जो एड्रेस है बेसिकली इसका IO एड्रेस, इसका IO एड्रेस है स्टार्ट एड्रेस 288 है, यानी इसको एड्रेस अगर आपने करना है 288 से करना है। इसको जनरल में जाएंगे आप यहाँ पे तो नेम इसका एनालॉग इन है। इनपुट्स में आप जाएं, एड्रेस में जाएं तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा इनपुट वर्ड, क्योंकि वर्ड होता है ये इनपुट वर्ड 12 बिट का, और 288। अगर आप इसे करते हैं सो फॉर एग्जांपल 0, ये अगर दिस एड्रेस इज ऑलरेडी बीइंग यूज, नेक्स्ट फ्री एड्रेस इज़ 2 से आप कन्फिगर कर सकते हैं जिस एड्रेस पे। तो ये इंटरेक्टिव है आपके साथ, ये आपको बताता है कि आपने पहले से किसी चीज़ को यूज़ तो नहीं कर लिया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ 10 एनालॉग का एड्रेस है इनपुट का, एंटर, तो अब यहाँ पर जो एनालॉग मेरे पास आ गई वो स्टार्ट होगा इनपुट वर्ड 10 और इनपुट वर्ड 13, क्योंकि 10 और 11 यूज़ कर लेगा और 12 और 13 सेकेंड एनालॉग में चला जाएगा। देन फिर अगर एनालॉग मुझे आउटपुट ऐड करनी है तो 4 एनालॉग आउटपुट 12 बिट की मैं ऐड करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई मॉड्यूल ऐड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जस्ट मुझे क्लिक करके 4 आउटपुट आ जाएंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास IO एड्रेस आ गया, इसका IO एड्रेस 304 है।
इससे भी आप अगर 10 फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं तो ये 10, क्योंकि इनपुट का एड्रेस अलग है, आउटपुट का एड्रेस अलग है, तो इसने आउटपुट एड्रेस ले लिया आपके पास। 10 11 एड्रेस एक का हो गया, 12 और 13 दूसरे मॉड्यूल का हो गया, 13 और 14 तीसरे मॉड्यूल का हो गया, और 14 और 15 जो है 15 और 16 तीसरे मॉड्यूल का हो गया। 4 मॉड्यूल हैं इसके पास, तो हर एक 2-2 बाइट कवर करेगा, तो उस लिहाज से एंड एड्रेस ने बता दिया आपके पास। तो इस तरह से आप अपना रैक कन्फिगर करके, और जो भी आपने एक्चुअल लगाया हुआ है कन्फिगर करके, इस रैक को फिर आप कंपाइल करते हैं कि क्या हार्डवेयर लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कंपाइलेशन करते हैं तो फिर ये बताता है आपको कि क्या क्या एरर्स हैं आपके इसमें, आपके पास आपने ऑब्जेक्ट ब्लॉक नहीं लिखा है इसका, या आपने रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कर दी इसकी। यहाँ पर कंप्लीट कर दिया इसने कहा कि ब्लॉक आपका सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, ताकि कोई हार्डवेयर में आपका एरर मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर मैं इसके साथ चाहूँ कि फॉर एग्जांपल कोई HMI कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ मैं अगर, तो मैं पोर्टल व्यू में भी जा सकता हूँ, यहाँ से जाके HMI कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, और प्रोजेक्ट व्यू से ऐड अ न्यू डिवाइस कर दूँगा, इवन देन आई विल हैव द सेम मेन्यू। इसमें HMI में जाकर, सिमेटिक बेसिक में जाकर, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ कि अगर मेरे पास 10 इंच का कोई डिस्प्ले है, मैं लगाना चाहता हूँ KTP 1000 बेसिक, ये लगाना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं उठा के इसे ऐड करवा देता हूँ उसके साथ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो डिस्प्ले है हमारा, उसका इंटरफेस और इसका जो इंटरफेस है वो सेम होना चाहिए। अगर MPI है तो MPI पे, और अगर आपके पास TCP/IP प्रोटोकॉल है तो डिस्प्ले को भी TCP/IP प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इनिशियली जैसे विज़र्ड इसने आपके लिए ओपन कर दिया कि PLC कनेक्शन किससे करना है, स्क्रीन लेआउट क्या होना चाहिए, अलार्म्स होने चाहिए, स्क्रीन कितने होने चाहिए, सिस्टम स्क्रीन्स कितने होने चाहिए, और बटन्स वगैरह होने चाहिए। तो ये सारे आप कर सकते हैं। आप यहीं पे फिनिश कर दें इसे जस्ट, कि ठीक है हम खुद वहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग में इसे खुद कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आप इसे सिलेक्ट कर लें। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास जिस तरह से यहाँ एक CPU आ गया है, इसी तरह से बिल्कुल एक हमारे पास HMI भी इसमें कॉन्फ़िगर हमें नज़र आएगा कि HMI मौजूद है हमारे पास यहाँ। और उस HMI को हम फिर नेटवर्क व्यू में जाके देखेंगे कि क्या दोनों चीज़ें जो हैं, दैट इज़ PLC एंड ये हमारे पास यहाँ आ गया रूट स्क्रीन इसका बेसिक। इसको हम अगर और छोटा करके देखना चाहें, लाइक 75% पे चले जाएं और इसको कम कर लें 50% पे, तो यहाँ हमारे पास ये एक स्क्रीन मौजूद है। यहाँ पर आ गया HMI 1 KTP 1000 बेसिक कलर DP डिस्ट्रीब्यूटेड पैराफेरल्स में, और यहाँ हमारे पास PLC है। अगर हम जाएं डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में और जाके अब इसका नेटवर्क व्यू देखें तो हमारे पास मौजूद है एक PLC 1। PLC 1 का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं चाहूँ इसे मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल माई PLC, तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ HMI का नाम भी इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ कि माई HMI, ये भी नाम चेंज हो जाएगा। अब अगर इन्हें आपस में इंटरलिंक करना है मुझे, तो जस्ट आई विल क्लिक द लिंक एंड कनेक्ट द अनदर डिवाइस, तो ये MPI पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया सिस्टम। और वहाँ फिज़िकली मुझे वायर लगाना पड़ेगा, फील्ड में जो मेरे पास HMI होगा और जो PLC होगा उसमें फ़िज़िकल वायर लगाना पड़ेगा। और यहाँ जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से बता दिया कि ये कनेक्शन आपने करना है, और ये कनेक्शन करके ये कंपाइल करके चेक कर लेगा इस पूरे सिस्टम को कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्डवेयर में कोई रॉन्ग टोपोलॉजी तो हमने उसको बिल्ड नहीं कर दी, तो उसने बता दिया कि इसमें कोई एरर नहीं है, आपने सही कनेक्शंस वगैरह सारे कर लिए। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इस चीज़ को कॉन्फ़िगर किया और एक HMI लगा दिया। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रोग्रामिंग के लिए ऑब्वियसली फील्ड में हमारे पास होनी चाहिए PLC, और अगर PLC नहीं है तो फिर हम अपने इस प्रोग्राम को किसी सिमुलेटर पे भी, इसका अपना सिमुलेटर भी है, उस सिमुलेटर पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग करनी है तो ऑब्वियसली इसके प्रोग्राम ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। प्रोग्राम ब्लॉक में इसके पास मेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक, जिस तरह से वहाँ हमारे पास OB ब्लॉक होता है S7-200 में, तो इसका भी अपना ब्लॉक है। इसके और बहुत सारे ब्लॉक हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि उसमें फंक्शन ब्लॉक क्या है, फंक्शन कॉल्स क्या हैं इसकी, और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या है। यहाँ हमारे पास इन्वायरमेंट कमोबेश वही है जो कि विन्स में है, माइक्रोविन में है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहूँ कि मेरे पास नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, अगर मैं यहाँ ड्रैग करके लगा दूँ तो ये ओपन कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब ओपन कॉन्टैक्ट जो है मेरे पास, इसका नाम मैं देना चाहता हूँ इनपुट 0.0,
एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ आ गया टैग 1। यहाँ पर टैग देना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये शो करेंगे अपने HMI में कि किस टैग को वो लिंक करेगा। यहाँ अगर हम टैग को जाके कहें कि रीनेम टैग और कह दें फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच 1 चेंज कर दें तो स्विच चेंज हो गया। आउटपुट कॉइल कनेक्ट करनी है हमने, आउटपुट कॉइल यहाँ कनेक्ट कर दें और इसको हम डिलीट कर दें। आउटपुट में हम Q 0.0 कर दें इसे। तो यहाँ पर टैग आ गया, इस टैग को भी रीनेम कर लें और आप कहें कि फॉर एग्जाम्पल लैम्प चेंज। तो यहाँ आपके पास एक स्विच आ गया और एक लैम्प आ गया। जैसे वहाँ हम लिखते हैं इनपुट 0.0 और Q 0.0 और उसका हम एक नाम दे देते हैं, सिंबल टेबल में नाम देते हैं। इसी तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पर भी नाम इसको दे दिया है। आप टैग का नाम नहीं भी देंगे तो वो टैग 1, टैग 2, टैग 3 करके ऑटोमेटिकली ऐड करना शुरू कर देगा। अब इस ब्लॉक को कंपाइल करके देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है बेसिकली सही, इसमें कोई एरर तो नहीं है। उसने बताया कि कंपाइल लिंक कंप्लीट हो गई है, एरर कोई नहीं है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको सिमुलेट करके देखें कि वाकई ये हमारा सिस्टम जो है सही काम कर रहा है PLC की हद तक, तो इसमें बिल्ट इन सिमुलेटर मौजूद है सॉफ्टवेयर में, और इसके अलावा थर्ड पार्टी सिमुलेटर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें कि हम इसे चेक कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो ऑनलाइन एंड से स्टार्ट सिमुलेशन स्टार्ट, तो यहाँ पर ये कहेगा कि स्टार्टिंग सिमुलेशन विल डिसेबल ऑल अदर ऑनलाइन इंटरफेसेस। अगर आपका कोई रियल फील्ड में कोई हार्डवेयर लगा हुआ है तो उसको डिसेबल कर देगा ये। ओके, अब ये इसका सिमुलेटर यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया हमारे लिए, और इसका सिमुलेटर जो है बेसिकली उसमें आप मुख्तलिफ वो ऐड कर सकते हैं, इसके मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अब ये इसने डिटेक्ट किया इसे और कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट इंटरफेस। यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, आपका PNI है और यहाँ से जो मॉड्यूल है PLC सिम है, PLC सिम S7-1200 एंड 1500 मॉड्यूल है आपके पास, वो सिलेक्ट करें आप इसे और स्टार्ट सर्च करें। तो यहाँ पे इसने सर्च किया कि यहाँ पर एक अनस्पेसिफाइड CPU मौजूद है, लोड कर दें प्रोग्राम इसके अंदर। यहाँ पर प्रोग्राम आपने इसमें डाउनलोड कर दिया और यहाँ जाकर आपके पास अब ऑप्शन मौजूद है कि आप इंसर्ट करें इनपुट वेरिएबल। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल आ गया, इंसर्ट करें आउटपुट वेरिएबल, यहाँ आउटपुट वेरिएबल आ गया आपके पास। अब इसे आप अगर रन करते हैं और रन करके देखते हैं तो इसने इसमें डाउनलोड नहीं किया। एक मिनट, दोबारा देखते हैं इसे। हम इसमें जाकर डाउनलोड करते हैं इस ब्लॉक को, कंपाइल एंड डाउनलोड। यहाँ पर हमारे पास लोडिंग विल नॉट बी परफॉर्म बिकॉज द प्री कंडीशंस आर नॉट मेट। ओवरराइट नहीं कर सकते, कैंसिल। यहाँ से हम ऑनलाइन में जाते हैं, सिमुलेशन में स्टार्ट सिमुलेशन, कंपाइलिंग, स्टॉप ऑल, यस। और ओके, इसका मतलब है किसी और नेटवर्क से ये लिंक हुआ है इस वक्त, जो कि कोई प्रीवियस सॉफ्टवेयर है लाइक WinPLC इंजन, इससे भी लिंक हो सकता है। तो इसको जो एड्रेस है इसका बेसिकली वो हमने चेंज नहीं किया। इसका जो एड्रेस है यहाँ डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, इसको अगर हम देखें IP ईथरनेट में एड्रेस में जाके देखें और इसका एड्रेस देखें, तो यहाँ पर जो एड्रेस इसने दिया है हमें PLC में, ये MPI एड्रेस है। तो इसको MPI पे ही लिंक होना चाहिए यहाँ पर PLC को। तो अगर हम देखें MPI एड्रेस इसका MPI 1, तो यहाँ पर हमें जब डाउनलोड करेंगे तो ईथरनेट भी एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा कि किस में डाउनलोड करना है हमें। डाउनलोड और यहाँ से चेंज कर लेते हैं इसका इंटरफेस हम, और कनेक्ट हमने किया अच्छा ईथरनेट पे। नेटवर्क में जाएं तो यहाँ MPI पे हमारे पास ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इसको हम डिलीट करते हैं, नो, यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, यस। और यहाँ से इसको हम फ़िलहाल डिलीट करते हैं, दैट इज इस डिवाइस को डिलीट, यस, ये डिलीट हो गया हमारे पास। नाउ गो फॉर द मेन प्रोग्राम,
डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में, और इसे हम कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं कि यहाँ पर एरर है कोई, इसका एरर स्टॉप ऑल है, रिफ़्रेश, और यहाँ पर हमारे पास स्टॉप में MPI है, इसको हम TCP/IP पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस चेंज करें तो यहाँ हमारे पास जो इसका TCP/IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, PLC सिम TCP/IP। चलें यहाँ से देख लेते हैं, इसे चेंज कर दिया हमने इसे, और यहाँ से देखते हैं, डबल क्लिक, ईथरनेट एड्रेस और ईथरनेट एड्रेसेस में जाकर इसका जो एड्रेस है हमारे पास माई PLC का, और इसको हम डाउनलोड करना है तो उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा हमें, जो कि हम यहाँ से चेंज करते हैं। 1 मिनट। ऑनलाइन से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक्सेसिबल डिवाइसेस कोई हैं इसके पास, सिलेक्ट PNI और PLC सिम। यहाँ पर ये 192.168.0 पे से एक डिफ़ॉल्ट PLC अवेलेबल है, राइट। तो इसको अब हम बल्कि इसे बंद करके दोबारा लोड कर देते हैं, यस, और इसे देखते हैं कि इसे रन करने में इसमें अब यहाँ पर ये रन हो गया प्रोग्राम हमारा। और अगर हम ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है किस तरह से, जिस तरह से हम वहाँ ऑनलाइन चेक करते हैं, यहाँ पर भी हम मेन ब्लॉक में जाके इसको अगर हम ऑनलाइन कर दें तब हमारे पास ये शो करेगा कि जो हम सिमुलेटर से लिंक हैं उस सिमुलेटर के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होता है। यहाँ पर इनपुट अवेलेबल नहीं है, जब इनपुट अवेलेबल हो जाएगी तो आउटपुट भी अवेलेबल हो जाएगी हमें। तो यहाँ पर इस पर भी हम इसे अपने प्रोग्राम को सिमुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं ईथरनेट पे। इसमें आप मुख्तलिफ एनालॉग मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें इंसर्ट, आप उसको स्टॉप कर लें पहले। इसमें 2 ऑप्शन है, एक रन है और एक रन पी है। रन में या आपको ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, और रन पी के अंदर आप ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, यानी यू कैन डाउनलोड योर प्रोग्राम वाइल योर CPU इज़ रनिंग, राइट। तो यहाँ पर हम इसको ऑफलाइन करते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो ये हमारे पास सिस्टम है, इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक आउटपुट वेरिएबल है। आउटपुट वेरिएबल में मज़ीद मैं चाहता हूँ एनालॉग को चेक करना है, तो यहाँ पर मैं जाकर इसे इनपुट वर्ड कर दूँगा, इनपुट वर्ड 10, क्योंकि एनालॉग का एड्रेस मैंने 10 रखा था। तो यहाँ पर एनालॉग वर्ड 10 को, जो ये मॉड्यूल है, जो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इस जो एनालॉग मॉड्यूल है दिस वन, इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एड्रेस 10 है। तो मुझे सिमुलेटर में भी यहाँ पर इनपुट वर्ड 10 देना पड़ेगा। तो जो एनालॉग मैं यहाँ से दूंगा, इसको मैं मुख्तलिफ कर सकता हूँ, इंटीजर की फॉर्म में भी कर सकता हूँ, इसको मैं हैक्स की फॉर्म में भी कर सकता हूँ, इसको मैं स्लाइडर की फॉर्म में भी कर सकता हूँ, स्लाइडर इंटीजर और स्लाइडर डेसिमल की फॉर्म में। अब यहाँ से जो भी वैल्यू होगी मेरी, वो जब जाएगी यहाँ से 65535, तो वो एनालॉग एज ए इनपुट वो यहाँ से ले लेगा। और इसी तरह से आउटपुट अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ आउटपुट, तो क्यों यहाँ पर अगर मैं एनालॉग की वैल्यू जो थी हमारी वो थी, इसमें डबल क्लिक करते हैं यहाँ जनरल में, और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग एड्रेस 10 है। तो यहाँ पर मुझे इसे रखना पड़ेगा QW10, यानी आउटपुट वर्ड 10। और किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, डेसिमल में चाहिए या इंटीजर में इसकी वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ। तो जो भी वैल्यू आउट करेगा एनालॉग की, वो उसको मैं यहाँ पर पहले प्रोग्राम करूँगा अपने मेन ब्लॉक में, एनालॉग इन और एनालॉग आउट। जो भी एनालॉग इनपुट लूँगा मैं रीड करूँगा उस एनालॉग को। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एनालॉग्स को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको जो बेसिकली बताने का मकसद था कि स्टार्टिंग इंटरफेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर जो है TIA वर्जन 13 का वो क्या है, और इसमें सिमुलेटर कैसे काम करता है, सिमुलेटर पे हम किस तरह से अपने प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टीज़, जिन्होंने कि अपने PLC सिमुलेटर्स बनाए, जैसे WinPLC इंजन है ये। WinPLC इंजन को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जो पोर्टल जो क्या लिखा है, उसमें जर्मन लैंग्वेज में लिखा है उसने कुछ गेट स्टार्टर और स्टार्ट एंड वाई दिस ओके, ठीक है। तो यहाँ आपके पास अवेलेबल नहीं है, ओके, इसको हम बंद कर देते हैं फ़िलहाल। इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। इसको सेव कर दिया हमने, उसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, नो। और अब इसे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एक सिमुलेटर आ गया। और इस सिमुलेटर को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वही है 315-2 प्रॉफिनेट ऑब्लिक DP, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पैराफेरल्स। इस CPU का नंबर यही है। और इस CPU को भी हम लिंक कर सकते हैं विद नेटवर्क इंटरफेस के साथ। अगर हम जाएं और यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है वो एक इंटरफेस मौजूद है, दैट इज़ लूप बैक एडाप्टर। और लूप बैक एडाप्टर का जो IP एड्रेस है वो ये है 192.168.1.150। तो अब यही सॉफ्टवेयर अगर मैं इसको ओके कर लेता हूँ और इसको जाके अपना TIA दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो इसी PLC को हम इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। जस्ट हमें जो एड्रेस है वो अब चेंज करना पड़ेगा। लास्ट प्रोग्राम हमने ये किया था। इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करके और हम प्रोजेक्ट व्यू में जाते हैं। प्रोजेक्ट व्यू में जाकर जो हमारे पास ये PLC है, इसकी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जो हम जाएंगे, तो यहाँ जो IP एड्रेस है हमारा, इसका IP एड्रेस, इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईथरनेट का एड्रेस हमारे पास मौजूद है 192.168.0.1 दिया हुआ है। और जबकि इसका जो एड्रेस है हमारे पास वो 192.168.1.150 है हमारे पास एड्रेस। तो इसको हम ये एड्रेस यहाँ असाइन कर देंगे, इससे 1.150। तो अब जब हम इसे डाउनलोड करेंगे इस प्रोग्राम को, जो भी हमने लिखा है, तो अब वो बजाय सिमुलेटर में जाने के अब वो इस हार्डवेयर में डाउनलोड हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं कि जी आप इसे कंपाइल करके और डाउनलोड करें प्रोग्राम को, जो हमारे प्रोग्राम ब्लॉक है ये। इस प्रोग्राम ब्लॉक को कंपाइल कर लें। कंपाइल करके अब जब आप इसे ऑनलाइन कहेंगे जाने का कि जी गो ऑनलाइन, तो ये क्या डिटेक्ट करता है कि कोई PLC इसे मिलती है, ये वाली जो ये PLC यहाँ पर है, ये PLC हमने इसे रन मोड में कर देते हैं। यहाँ पे इसे स्टार्ट स्टॉप आप कर सकते हैं PLC को। ये एक थर्ड पार्टी जो है बेसिकली MHJ वालों का एक सॉफ्टवेयर है ये, और उससे आप इसे लिंक कर सकते हैं। और इसकी जो इनपुट्स हैं वो यहाँ से इन करेंगे तो यहाँ आउटपुट अवेलेबल हो जाएगी आपको। और अगर इसको हम यहाँ जाके इसे कहें कि ऑनलाइन चेक करें कि कोई डिवाइस मौजूद है, तो ये चेक करेगा ऑनलाइन कनेक्शन टू द टारगेट। अच्छा, इसको हम कहते हैं दिस, और डाउनलोड करें ये। यहाँ पर बेसिकली ये एड्रेस इसे मिला हुआ है जो हमने दिया था। और PLC सिम अब नहीं है हमारे पास। अब जो इंटरफेस है बेसिकली वो कौन सा है, लूप बैक एडाप्टर का, क्योंकि वहाँ हमने देखा था कि जो वो था वो लूप बैक एडाप्टर का। इसमें जो ऑप्शन मौजूद था हमारे पास वो इट वाज लूप बैक एडाप्टर। तो यहाँ पर हमने इसे अब ओके करके और लूप बैक एडाप्टर दे दिया, और इसे स्टार्ट सर्च का कहते हैं कि क्या इसे ये बैकग्राउंड में कोई PLC अवेलेबल होती है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है हमारी। अगर इसे एड्रेस अवेलेबल हो जाएगा देन इसे भी एड्रेस लूप बैक एडाप्टर से ये नहीं ले सका, इसलिए इसने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ से चेंज करते हैं, देखते हैं कि कोई हमारे पास स्टॉप करके डबल क्लिक करके इंटरफेस को चेंज करते हैं। दैट इज़ यहाँ पर आता है होस्ट कम्युनिकेशन, इसका डिफरेंट है। और माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक एडाप्टर जो है वो बेसिकली इसका डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने
क्यों इसको एक्सेस नहीं किया। स्टार्ट सर्च, यहाँ इसको डिवाइस नहीं मिली। यहाँ से जाकर इसे देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओपन दिस सेंटर, और यहाँ जाकर हम इसे सेटिंग में, यहाँ हमारे पास ये लूप बैक अडॉप्टर मौजूद है। कहाँ, माई लिंक के नाम से है ये माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली TCP/IP प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, जो कि ये 192.168.150.1.150 है इसकी। ठीक है, क्लोज यहाँ पर। लेकिन ये जो माई लिंक है बेसिकली ये अवेलेबल यहाँ नहीं हो रहा हमारे पास। इसको हम दोबारा देखते हैं कि गो ऑनलाइन, और जो इसका हमारे पास इंटरफेस है वो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में वो TCP/IP का इंटरफेस है। इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 192.168.1.50 मौजूद है। गो ऑनलाइन, यहाँ पर दिस PC को करके वो ऑनलाइन करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर ऑनलाइन जाने में से कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि किसके साथ इसको लिंक होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इस PLC को जो भी हमने अभी, इसको हम बंद करते हैं, इसे सेव नहीं करते। इस PLC को जो यहाँ हमने इसे रन मोड में किया, और इसको हम डिजिटल इन डिजिटल आउट कर सकते हैं। इसी PLC को हम एक और सॉफ्टवेयर है उससे लिंक कर सकते हैं, जो कि कहलाता है इट्स PLC। ये इट्स PLC ये भी MHJ वालों का एक सॉफ्टवेयर है, जो कि बेसिकली प्लांट सिमुलेटर है। इसमें 5 डिफरेंट प्लांट्स इन्होंने दिए हुए हैं, और वो प्लांट जो हैं वो लिंक हो जाते हैं इस PLC सिस्टम के साथ। यानी वहाँ से आप प्रोग्राम करके इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं जो इसके प्लांट्स हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। इसको हम फिलहाल स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करके इसे बंद करते हैं, यस। इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ये एक PLC का इनका प्लांट है, प्लांट सिमुलेटर। इसको हम लिंक करेंगे फिर उस PLC से, और उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसमें सिस्टम्स में अगर आएँ, आपके ऑप्शंस में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि स्क्रीन साइज़ आपने कितना रखना है, साउंड ऑन ऑफ करनी है, और इसके अलावा ब्लूम इफ़ेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं उन्होंने। इसमें मेन मेन्यू में जाकर सिस्टम्स पे जाएं तो यहाँ पर 5 सिस्टम है। सॉर्टिंग सिस्टम है, बैचिंग सिस्टम है, पैलेटाइज़र है, पिक एंड प्लेस है, देन ऑटोमेटिक वॉश हाउस है। तो इनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग PLC। सॉर्टिंग में जाएं और इसे लॉन्च कर दें अगर आप यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट प्लांट अवेलेबल है, और विद रियल फीडबैक जो इन्वायरमेंट है इसका, जैसे फैक्ट्री का होता है जिससे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, वो सराउंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें ये पैकेट्स पड़े हुए हैं जिनको कि हमने डिफरेंट पोजीशंस पर भेजना है। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, कैमरा व्यूज़। ये कैमरा व्यू 2 है, कैमरा व्यू 3 है, 4 है। अब 4 में जाकर अगर मैं देखूं कि इस एक्चुएटर को, यहाँ पर आप देखें कि जो सेंसर नंबर 4 है वो ऑन है। अगर हम इसको ऑन करते हैं WinPLC इंजन को अपने, और यहाँ पर जाके देखते हैं इसे, तो यहाँ पर रन मोड में ये सेंसर इनपुट 0.4 ऑन हुआ हुआ है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये सेंसर नंबर 4 ऑन है। अगर इस टर्न टेबल को मैं रोटेट करूँगा यहाँ से, ये इनपुट 0.5 ऑन हो गई, और इसको दोबारा ऑफ करूँगा तो ये यहाँ पर वापस आ गया। अब कन्वेयर रन करना है मुझे, मैं कन्वेयर रन करना चाहता हूँ, तो एक कन्वेयर ये वाला रन होना शुरू हो गया।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई मूवमेंट नज़र आएगी इसमें। इसको मूव करना है तो ये कन्वेयर ऑन हो गया। ये मैनुअल मोड में इस वक्त है। ऑटो मोड में ले जाएंगे इसे तो ऑटो मोड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंट स्विचेस आ गए इसके आपके पास कि इनपुट 1.3। इसकी पूरी डिटेल इसकी PDF में दी हुई है कि कौन कौन से सेंसर्स हैं, कैसे एक्चुएटर्स काम करेंगे। इसको अगर हम मैनुअल में ले जाएं तो मैनुअल में आ जाते हैं। मैनुअल में जाकर अगर हम इसे यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट सिस्टम है, इसको रन करना है हमें। तो ये ऑन हो गया सिस्टम हमारा और अब पैकेट्स यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे हमारे पास, जिनको कि हमें डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करना है। अब इस कन्वेयर पे ये आ गया। अब इस कन्वेयर को मूव करेंगे आप तो ये हम मैनुअल मोड में कर रहे हैं, इसको आप ऑटोमेटिक मोड में भी कर सकते हैं यूजिंग PLC। अब ये पैकेट यहाँ तक आ गया है। कैमरा 2 में जाके इसे देखें तो ये पैकेट यहाँ पर मौजूद है। इस पैकेट को आप यहाँ चलाएंगे, फिर इसके बाद इसको ऑन करते हुए इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ सेंसर्स लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर मैं सेंसर्स को ऑन करूँ तो ये यहाँ पर ये सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें से कोई प्रॉक्सी सेंसर्स लगे हुए हैं, कोई लाइट बैरियर्स लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। अब इसको अगर मुझे मूव करवाना है पोजीशन से किसी जगह भेजने के लिए, अब इसके साथ इसको ऑन करवाना पड़ेगा मुझे। इसको ऑफ करवा दिया, इसको ऑन करवाया। सॉरी, इसके साथ ये ऑफ हो गया। अब इसके साथ इसको मूव करवाएंगे और इसको रीसेट कर देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेंसर्स किस तरह से लगे हुए हैं हमारे पास। सेंसर 5 कैसे लगा हुआ है, जैसे यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है ये। और इस पैकेट को हम देख सकते हैं कि जब हमने मूव करवाना है उस डायरेक्शन में भेजने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप करके नीचे आ जाएगा। इसी तरह से कंटिन्यूस ऑपरेशन इसका रहेगा। और एक्चुएटर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं अगर वो देखने हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एक्चुएटर्स कहाँ कहाँ पूरे प्लांट में मौजूद हैं हमारे पास। 3 एक्चुएटर, नंबर 3, एक्चुएटर 4, एक्चुएटर 2 यहाँ मौजूद है। इसी तरह से एक्चुएटर 0, एक्चुएटर 1, एक्चुएटर 2 कहाँ मौजूद है। और इसके साथ जो इसकी PDF है उसमें भी सारी इसने ये तमाम चीज़ें हमें दी हुई हैं कि किस IO से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली है कि इस प्लांट को यूजिंग दिस PLC एंड प्रोग्रामिंग विद TIA वर्जन 13 इसको हम कंट्रोल करके देख सकें। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं कि इसमें जो ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में इसमें आप फेलियर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि किसी सेंसर को अगर आपने फेल करना है तो वो सेंसर को यहाँ से आप नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज़ कर दें, ताकि ये जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आपको अंदाज़ा हो कि ये इंस्ट्रक्टर के लिए बेसिकली कि इंस्ट्रक्टर के लिए सेंसर को फेल कर दे तो फिर आप किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि सेंसर या एक्चुएटर फेल हो गया है मेरा, और आप इंडिकेशन दें कि सेंसर ये फेलियर आ रहा है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग का एक पूरा सेटअप है इनका। तो इसमें और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे ये PLC से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम देखेंगे, ऑल्दो कि वो ट्रायल वर्जन है अभी, लेकिन आई होप कि वो 30 दिन का ट्रायल वर्जन है जिसमें कि हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर हम इसको बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें तो यहाँ हमारे पास एक और है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्री IO के नाम से। ये भी इन्हीं का है, MHJ वालों का है फैक्ट्री IO। इसी तरह से इनका एक होम ऑटोमेशन का है जिसमें आप बिल्डिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं कि बिल्डिंग का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, उसमें जो है लाइट्स कैसे कंट्रोल करनी है। ये फैक्ट्री इन्वायरमेंट के लिए है और वो बिल्डिंग इन्वायरमेंट के लिए कंट्रोल बनाया हुआ है सारा। तो ये भी 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन है और इसमें आपके पास पूरा ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी फैक्ट्री पूरी बना सकते हैं और इस फैक्ट्री को आप जो है, ये आपके पास शेड है आपका, जिस शेड के अंदर आपने सारा कुछ प्लेस करके फैक्ट्री बनानी है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें कन्वेयर्स आप रख सकते हैं, जिसके अंदर आप टर्न टेबल्स रख सकते हैं, जिसमें सेंसर्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसमें कन्वेयर्स में चले जाएं,
ये है लाइट लोड कन्वेयर है, हैवी लोड कन्वेयर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लूँ तो ये इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। अगर मैं यहाँ कोई कन्वेयर रख लूँ तो ये कन्वेयर अवेलेबल। इस कन्वेयर में आप देखें एक मोटर लगी हुई है यहाँ पर। ये जो मोटर है बेसिकली इसको आप रन करेंगे तो इससे ये कन्वेयर मूव करना शुरू करेगा। अभी जैसे ये कन्वेयर स्टॉप है बिल्कुल। इसको पीएलसी से लिंक करना है। इसको पीएलसी से लिंक करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं कि आप इसको S7-300 के साथ डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं इसको। इसके अलावा आप इसका जो बेसिक इंटरफेस है दैट इज़ कॉल्ड कनेक्ट आईओ, कि इसकी आईओ को कैसे कनेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एक प्रोग्राम मौजूद है, सॉरी दिस वन, कनेक्ट आईओ। इस कनेक्ट आईओ को अगर मैं रन करता हूँ, ये फ्रीवेयर है इनका और बीटा वर्जन है जिसमें आप इसके मुख्तलिफ एक्चुएटर्स को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि वो रन कर रहे हैं। और इस कनेक्ट आईओ से फिर आप लिंक कर सकते हैं कोई भी पीएलसी एक्सटर्नल वर्ल्ड की। ये बेसिकली जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं पीएलसी का, जो ऐसे हमने देखा कि इट्स पीएलसी है। इसके अलावा ये जो हमारे पास फैक्ट्री आईओ है, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल हार्डवेयर लेना पड़ता है जो कि उसका है एडवेंटेक का। उसमें डिजिटल इनपुट आउटपुट्स मौजूद हैं। अगर हम यहाँ देखें इसकी जो पीडीएफ है हमारे पास, जो फैक्ट्री आईओ की पीडीएफ है, ये यूज़र गाइड। माइक्रोवेव से प्रोग्रामिंग इसकी नहीं हो सकेगी। ये S7-300 के लिए, माइक्रोवेव सिर्फ 200 के लिए होता है। तो आप S7-300 में प्रोग्रामिंग करके और उस प्रोग्रामिंग को यहाँ पर इसमें डाउनलोड करके फिर आप देख सकते हैं उसे। तो ये जो इसकी पीडीएफ है इसमें ये बताया हुआ उन्होंने कि एक इंटरफेस आपको चाहिए जो कि एडवेंटेक का इंटरफेस है। अगर यहाँ देखें इसमें यूज़र गाइड है, ये इट्स पीएलसी के लिहाज से इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे आपने इसको लिफ्ट करना है, कैसे लेके जाना है और फैक्ट्री आईओ को कैसे यूज़ करना है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल इंटरफेस का जिक्र किया है जो कि ये इंटरफेस है एडवेंटेक का। USB है ये है इसका ख़ास इनका उन्होंने दिया हुआ है कि USB 4 समथिंग कुछ है, इसका 1947 है और 1950 USB इंटरफेस है। वो आप देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है इन्होंने, ये यहाँ पर दिया होगा आई थिंक, कि इस इंटरफेस से जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड की पीएलसी को डिजिटल इन डिजिटल आउट देंगे तो वो इसकी जो USB पोर्ट है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होगी और कंप्यूटर में जो ये 5 प्लांट हैं आपके वो यहाँ पर रन करेंगे। लेकिन ये कि अगर ये इंटरफेस लेंगे तो तकरीबन ये 35-40 हज़ार रुपये का इंटरफेस है एडवेंटेक का। यहाँ पर जो इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस्म का कंप्यूटर होना चाहिए आपके लिए, और फिर इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इसके हार्डवेयर को, ड्राइवर को, ये इसका है USB 4750 ड्राइवर। तो ये डिवाइस भी USB 4750 जो मार्केट से आपको लेनी पड़ेगी, फिर आप अपनी एक्चुअल पीएलसी को इससे कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन इस जैसे ये डिवाइस है USB 4750, इससे आप कनेक्ट करें और इसकी जो पोर्ट है वो कनेक्ट कर दें अपने कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर में ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके ये रन करना शुरू कर देंगे आपके। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नहीं है, ये वाला इंटरफेस मौजूद नहीं है, इवन देन वी कैन रन दिस फैक्ट्री आईओ प्रोग्राम। इसमें ये दिया हुआ है कि जैसे सेंसर 0 जो है वो बेसिकली डिजिटल इनपुट आउटपुट 0 है। सेंसर 1 जो है, जो यहाँ पीएलसी में दिया हुआ था, वो इसकी इनपुट 0.0, 0.1, इनपुट 0.2, 0.3, 0.4 और आउटपुट जो है एक्चुएटर्स Q0.0 और Q0.1, Q0.2 से कनेक्टेड है। तो ये सारे यहाँ से देखते हुए प्रोग्रामिंग में हमें यूज़ करना है इसे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जो सिस्टम है इसके लिए हमारे पास वो नहीं है, हार्डवेयर नहीं है एडवेंटेक का, इवन देन वी कैन कंट्रोल दिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्ट आईओ। इस कनेक्ट आईओ में जब आप इसे ऑन करते हैं, यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फ़ाइल में जाके इसकी जो फ़ाइल है, फ़ाइल में ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं इसके पास कि एडवेंटेक का आप इस पर काम करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, ऑटोमेशन TCP/IP सर्वर से डायरेक्ट डाटा लेना चाहते हैं आप इसका, या आप TCP/IP क्लाइंट है उससे लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारी PLC जो है S7-300 ईथरनेट पर, उससे भी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इसको और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने रखा है ओपन SDK रखा हुआ है और इसके ज़रिए हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ओपन SDK का मतलब है कि जब ये हम कनेक्ट करते हैं तो इस सेंसर को अगर आप देखें, यहाँ से ऑन कर ले तो यहाँ लिखा हुआ है
ये इसको थोड़ा सा हम रोलर कन्वेयर 6 मीटर 1, यानी ये जो कन्वेयर है इसको चलाने के लिए इस मोटर को चलाना पड़ेगा। जब ये सिस्टम ऑन कर लिया और कनेक्ट आयो ऑन कर लिया और इसके साथ हम टैग्स में जाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास इसके टैग्स अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोलर कन्वेयर 6 मीटर 1, और इसके अलावा फैक्ट्री आयो को पॉज करना है, रीसेट करना है, रनिंग है और टाइम स्केल इसका चेंज करना है, तो वो ये एक्स्ट्रा आयो उसने दी हुई है आपको। अब जैसे हमारे पास रोलर कन्वेयर ये चलाना है हमें, इसमें अभी आप ये देखें कि ये स्टॉप है, ये डॉट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये रोलर स्टॉप है। अगर मैं यहाँ से इसको चलाना चाहूँ इसमें कनेक्ट आयो में, आई विल ड्रैग दिस बिट हेयर एंड आई विल गो टू द सोर्सेज एंड सेलेक्ट अ बिट लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल चलाने के लिए इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, और ये ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में इस वक्त। यहाँ पर जब यहाँ पर इसने बता दिया कि ये ओके हो गया है, सारे इसने जितने इसके ड्राइवर्स ने लोड कर लिए हैं। अब अगर मैं इसे यस करता हूँ तो यहाँ पर जाके देखूँगा तो ये इसको रन कर दूँ तो ये रोलर चलना शुरू हो गया मेरे, और इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूँ यहाँ से और फिर जाके देखूँ तो ये रोलर स्टॉप हो गए सारे। तो इससे ऑटोमेशन जो है बेसिकली इसमें, अब इसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ मेरे पास। अब मैं चला जाऊँ प्लगइन्स में मेरे पास एडवेंटेक का कंट्रोलर है, उससे कर सकते हैं। और इसके अलावा सीमेंस की PLCs मौजूद हैं, सीमेंस की PLC से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसे, यानी सीमेंस की PLC को या OPC इसके अंदर मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट लेवल एम्बेडिंग प्रोटोकॉल कन्वर्टर है बेसिकली एक तरह से। OPC के ज़रिए भी हम इसको एक्चुअल S7-200 की PLC से भी इस प्लांट फैक्ट्री आयो को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी OPC के ज़रिए डाटा जो है हम लाएं इस एनवायरनमेंट में और उसको कनेक्ट कर दें इस मशीन के साथ। तो हमारी एक्चुअल जब S7-200 पे कोई बिट ऑन होगी तो वो बिट यहाँ पर भी ऑन हो जाएगी और वो प्लांट चलना शुरू कर देगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस प्लांट को आप बिल्ड कर सकते हैं। इसमें टर्न टेबल्स रख सकते हैं, जैसे इसमें अगर आप चाहें इसको स्टॉप कर लें, स्टॉप करके तो यू कैन हैव अ चेन ट्रांसफ़र है। ये लोडिंग कन्वेयर है आपके पास, यहाँ पर रोलर कन्वेयर है, और ये आपके पास एक टर्न टेबल है। अगर इस टर्न टेबल को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अब इसमें टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ आपको 2 प्रॉक्सीज नज़र आ रही हैं। ये जब भी बॉक्स इसके ऊपर आएगा ये सेंस कर लेंगी कि बॉक्स प्रॉपर आ गया है। अब जैसे मैंने इसको ऐड किया टर्न टेबल को, ये देखें टर्न टेबल को जो ये टैग्स हैं इसमें टर्न टेबल रोल है, रोल माइनस है, और यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई मेरे पास। अब वहाँ से जब मैं इसे चलाऊँगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं रोल को चलाऊँ इसे यहाँ से, तो इसको मैं रन मोड में कर दूँ। रन मोड में करके फॉर एग्जांपल और कनेक्ट आयो में जाके जो ये रोल है प्लस इसको यहाँ ले लें और इसको भी इससे कनेक्ट कर दें और इसको रन कर दें, और जब यहाँ जाएंगे तो ये इसकी अपनी ये रोलर्स चलना शुरू हो गए, इसके रोल प्लस और रोल माइनस चलना शुरू हो गया। इसको अगर स्टॉप कर देंगे यहाँ से तो ये स्टॉप हो जाएगा सिलसिला, राइट। तो इसी तरह से अब इसकी जो और डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर हमारे पास और भी हैं। दिस वन टेबल को टर्न करना है। अगर टेबल टर्न करने के लिए हम यहाँ से अगेन सोर्स बिट लगा देते हैं इसके साथ और इसको हम रन करते हैं। यहाँ जाके इसे रन किया हुआ है हमने और इसको हम 1 कर देते हैं तो टेबल टर्न हो जाएगी हमारी, और इस बिट को अगर हम 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो ये बेसिकली हम इस तरह से रियल फील्ड के साथ इंटरफेस करके इसके साथ कोई और ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, मज़ीद टर्न टेबल्स ऐड करना चाहते हैं, इसको आप यहाँ से उठाकर चेंज करके लगा सकते हैं कि डाटा कहाँ आपके जो पैकेट्स हैं, आइटम्स, फिर आइटम्स हैं इसके अंदर डिफरेंट, जिसमें कि पैकेट्स आ जाते हैं कि पैकेट्स आपने लेने हैं और पैकेट्स को कहाँ रखना है आपने, इस पैकेट को टेबल पे और किस तरह से मूव कराना है। देन फिर आप आ जाएं इसमें सेंसर्स में आ जाएं तो आपके पास डिफरेंट सेंसर्स मौजूद हैं, जिसमें कि कैपेसिटिव सेंसर्स मौजूद हैं आपके पास, जिसमें आपके पास इंडक्टिव सेंसर मौजूद है, जिसमें आपके पास लाइट रिफ्लेक्टर सेंसर मौजूद है जो लाइट को ट्रांसमिट भी करता है और इस मिरर से रिफ्लेक्टर से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो इसके बीच से अगर कोई बॉक्स गुजरेगा तो ये आपको आउटपुट दे देगा। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी ऑटोमेशन को इसी तरह से आप चाहते हैं
कि ऑपरेटर में आ जाएं। ऑपरेटर में आपके पास इमरजेंसी स्टॉप स्विच है, वो आप प्लेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्टॉप करना है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट आईओ के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई, सारी चीज़ें जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था। तो इसमें हम मज़ीद प्रोजेक्ट्स करेंगे और देखेंगे कि हम एक्चुअल पीएलसी के साथ किस तरह से लिंक करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर सिमुलेटर के साथ इस चीज़ को किस तरह से लिंक करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें वार्निंग डिवाइसेस मौजूद हैं। वार्निंग डिवाइसेस में आपके पास ये वार्निंग लाइट मौजूद है जो कि इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ये आपको बताएगी कि प्लांट में कहाँ फॉल्ट है। इसके अलावा आपके पास ये इंडिकेटर मौजूद है जो ये बताता है कि सिस्टम इज़ रनिंग नॉर्मल और इज़ देयर एनी फॉल्ट इन इट। ये एलईडी का ये कंप्लीट मौजूद है। तो ये इस ट्रायल वर्जन में 1 महीने में आप काफ़ी कुछ इससे लर्न कर सकते हैं, सारी चीज़ों से फुल फैक्ट्री ऑटोमेट कर सकते हैं। इसकी वीडियोस भी नेट पे बहुत सारी दी हुई हैं उन्होंने अपनी साइट पर कि किस तरह से उन्होंने पूरा वेयर हाउस बनाया हुआ है और उस वेयर हाउस में ये पैकेट्स उठाकर किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं आप। और इसके अलावा पूरी फैक्ट्री लगाने के लिए वॉकवेज़ जो हैं आपके पास वो मौजूद हैं, जिसमें ये आपके पास गाइड है कि ये गाइड कहीं लगा दें कि इसमें ना आए। आपके पास लेडर्स मौजूद हैं। तो ये पूरी फैक्ट्री इन्वायरमेंट आप क्रिएट करके और उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आपके पास जो भी पीएलसीज़ हैं आपके उसके बैकग्राउंड में रन करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम आस्ता आस्ता इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे इस पे प्लान डेवलप करें, किस तरह से फैक्ट्री आईओ कंट्रोल करें, किस तरह से इट्स पीएलसी को कंट्रोल करें और S7-300 एंड S7-400 पे किस तरह से काम करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इसको देखेंगे। राइट, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था। जी जी। ये जो आपने कनेक्ट आईओ से कनेक्ट किया डायरेक्ट स्विच को और फिर आपने एक्चुएटर या जो भी मोटर को आपने आउटपुट दे दी, जिस तरह प्रोटीएस में हम लोग करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो उसके बैकग्राउंड में एक सी लैंग्वेज का पूरा प्रोग्राम बना के देता है। तो इस तरह क्या कनेक्ट आईओ जो है वो आपको एक लैडर लॉजिक का प्रोग्राम बैकग्राउंड में बना के दे देगा कि हमें पता चले? नहीं, कनेक्ट आईओ का काम ये नहीं है। कनेक्ट आईओ का काम जस्ट ये है कि डिफरेंट आईओस को कनेक्ट करना है, वो लैडर लॉजिक नहीं बनाता। वो ये लैडर लॉजिक आपको बनाना पड़ेगी अपने जो पीएलसी के सॉफ्टवेयर हैं कंपाइलर उसमें बनानी पड़ेगी, फिर वो पीएलसी में रन होगा और फिर पीएलसी से आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि इन प्लांट्स को आप थ्रू माइक्रो कंट्रोलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कनेक्ट आईओ में अगर आप यहाँ देखें तो ऑप्शन मौजूद है आपके पास यूटिलिटी, इसमें प्लगइन्स में जाएँ तो यहाँ पर आपके पास पिक AXE कंट्रोलर्स मौजूद हैं। ये कंट्रोलर जो हैं बेसिकली इसके थ्रू आप यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास पिक का ये एक और सॉफ्टवेयर है दैट इज़ पिक AXE एडिटर। इसमें आप पिक के प्रोग्राम करें और पिक से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके भी कनेक्ट आईओ के ज़रिए प्लांट आप चला सकते हैं अपना। तो इसमें बहुत सारे इंटरफेसेस मौजूद हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। एक और बात पूछनी थी, आपने शुरू में सब बताया था कि जब हम पीएलसी जो सीमेंस की पीएलसी थी उसको जब हम रियल लाइफ के साथ हम सिमुलेट करते हैं तो वो जो रियल लाइफ जो एटमॉस्फेयर है उसको डिसेबल कर देता है। हाँ, वो सिमुलेटर है उसका। सिमुलेटर जो है अगर मैंने एक्चुअल लगाया होता अपने सिस्टम के साथ कोई इथरनेट इंटरफेस तो फिर उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होती उसकी पॉसिबल, वो सिर्फ सिमुलेटर से ही कम्युनिकेट करता है। तो सर अगर रियल लाइफ सिचुएशन में हम इस चीज़ को देखें तो वो फॉर द टाइम बिंग जो बंद करेगा तो उससे कोई वो नहीं है उसका कोई नहीं। तो हम उस वक्त कर रहे होते हैं जब प्रोग्राम डेवलप करते हैं, रनिंग कंडीशन में जब प्लांट चल रहा हो तब तो सिमुलेटर पे नहीं जा सकते ना, फिर वो कम्युनिकेशन बंद कर देगा हमारी। हम सिर्फ प्रोग्रामिंग को चेक करने के लिए सिमुलेटर यूज़ करते हैं। तो ये पिक का एक कंपाइलर है और पिक की कंपाइलर इसके अंदर जो है AXE में आप पिक की प्रोग्रामिंग करें। इसमें भी फ़्लो चार्ट प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर और फ्लो चार्ट के अंदर आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पर और इसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके अंदर और इससे फिर प्लांट कंट्रोल कर सकते हैं अपने सारे आप। तो यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। मॉडबस से कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, MHJ सॉफ्टवेयर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा सोर्सेज हैं, फिर इसके पास आपकी जो चीज़ें मौजूद हैं यूटिलिटीज़ हैं और इसमें सेटिंग्स हैं और इसके अलावा टैग्स, सोर्सेज और मेमोरीज़ बिट बाइट अलग से लगाना है आपने। फिर आपके पास प्लगइन्स के अलावा और जो ऑप्शंस मौजूद हैं, आउटपुट्स मौजूद हैं, इनपुट्स मौजूद हैं इसके आपके पास और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी है वो सारा काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं।
तो ये इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ हम इसके अंदर, राइट। सर तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये बाईपास है कि अगर हमारे पास हम लैडर लॉजिक के थ्रू नहीं करना चाहते नहीं, लैडर लॉजिक तो करनी पड़ेगी आपको, मतलब वो ऑप्शन मौजूद है कि अपनी PLC बना लें आप और उससे भी कंट्रोल करके देख सकते हैं और प्लांट फिर से। बाद में उसकी लैडर लॉजिक बना लें। लैडर लॉजिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो फ्लो कोड को जो प्रोग्राम जो कर रहा है फ्लो चार्टिंग में कर रहा है, आपको लैडर लॉजिक की ज़रूरत ही नहीं है। लैडर लॉजिक सिर्फ PLC के लिए, वो बनाकर आप प्लांट कंट्रोल कर लें, बाद में वही कंट्रोलर उठा के आप प्लांट में लगा दें अपने एक्चुअल प्लांट में। सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी ऑटोमेशन को, सेंसर्स को, एक्चुएटर्स को अंडरस्टैंड कर सकें कि एक सेंसर एक्चुएटर्स होते क्या हैं, और इसके बाद रोलर्स क्या होते हैं, कन्वेयर्स क्या होते हैं, वार्निंग लाइट्स क्या होती हैं, टर्न टेबल्स क्या होती हैं, कैसे कनेक्ट करके आप एक सेफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, वो सीखने के लिए बेसिकली।